हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। और भारत के भूगोल में जो टॉपिक है वो है कर्क रेखा और समय मानक रेखा। तो इन दोनों पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरी चर्चा इस वीडियो में रहेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप लगातार इस तरीके के डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें कि आप वो सभी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी या फिर स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज के, उनमें क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करता हूं मैं कर्क रेखा के बारे में और मानक समय रेखा के बारे में। पूरा जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो ये है भारत का मानचित्र। मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कर्क रेखा भारत में कहां से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो जो कर्क रेखा है वो जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। अगर विषुवत रेखा को अपन यहाँ से फॉर एग्जांपल मान लें, क्योंकि विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसको कि अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेटर बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, EQATOR। ठीक है ना, इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के उत्तर में स्थित जो रेखा है वो उत्तर में कितना 23.5, कितना 23.5, इस तरीके से अपन लिखते हैं इसको 23 डिग्री। ठीक है ना, 30 मिनट इसको मानते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 23.5। ये कहलाती है क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहलाती है। तो कर्क रेखा क्या होती है, ये विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर। अगर इक्वेटर को अपन यहां से मान लें, क्योंकि ये भारत के दक्षिण में इक्वेटर रेखा, जिसको कि विषुवत रेखा कहते हैं, वो दक्षिण में स्थित है। और दक्षिण से यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित जो 23.5 है वो कर्क रेखा कहलाती है। तो कर्क रेखा को अगर अपन समझे यहाँ पर भारत में, तो वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसको हम यहाँ से हम समझ सकते हैं कि भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, बीच से होते हुए ये काटती हुई जाती है। ध्यान रहे, इस तरीके से कुछ थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, ये इस तरीके से ऊपर से होती हुई काटती है। यानी कि भारत के कुल कितने कितने राज्यों से होकर ये काटती है कुल, तो इसको अगर अपन कैलकुलेट किया जाए तो कुल 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। कितने, भारत के, ठीक है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर, ठीक है ना, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट में आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। डिफरेंट कलर में इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सामने, तो आपको समझ में आएगा। पहला है गुजरात, ठीक है। दूसरा है राजस्थान, क्योंकि ये यहाँ से होकर गुजर रही है, तो दूसरा राजस्थान हुआ। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो है झारखंड। ठीक है ना, उसके बाद में छठवा जो है इसी के बाजू से लगा हुआ यहाँ पर, ये दिख रहा है ना आपको, तो ये है छठवा जो है वेस्ट बंगाल, जिसको कि पश्चिम बंगाल बोलते हैं। उसके बाद में छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला, ये है त्रिपुरा। ठीक है ना, सातवां। उसके बाद में ये जो पॉइंट दिख रहा है ये है आठवां, जो कि है क्या, मिजोरम। अगर हम इसको विषुवत तरीके से समझें तो ये पूरी की पूरी रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के आपको नाम बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। चलो आइए तो समझते हैं वो 8 राज्य कौन कौन से, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियर रहेगा। पहला जो राज्य है अगर देखा जाए, अगर अपन पश्चिम से, क्योंकि पश्चिम से अक्षांश, जो अक्षांश रेखा कहलाती है, सीधी सी बात है, ये जो रेखा जाती है ये अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, ये अक्षांश रेखा कहलाती है ये। ठीक है ना, क्या कहलाती है ये, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा है ये, जिसको बोलते हैं 23.5। ठीक है ना, और इसको कर्क रेखा भी बुलाते हैं। ठीक है ना, कर्क रेखा है ये। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, तो वो 8 राज्य कौन कौन से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक एक करके, आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी आप अपने यहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं। पहला मध्य प्रदेश, अरे सॉरी, पहला मध्य प्रदेश नहीं है, सबसे पहला राज्य जो कि कर्क रेखा भारत से पास होती है, अगर इसको उत्तर से लें तो सबसे पहला राज्य है गुजरात। ठीक है ना, उसके बाद में दूसरा जो राज्य आता है वो आता है राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान आता है। राजस्थान के बाद में तीसरा राज्य जो आता है वो आता है मध्य प्रदेश। मैंने पहले लिख दिया था उसको, इसको आप इस तरीके से जमाइएगा। तीसरा राज्य मध्य प्रदेश आता है। अगर हम उत्तर से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं, क्योंकि अक्षांश रेखा जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर
जाती है। ठीक है, तो इसको क्या हो गया ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में चौथा राज्य जो आता है वो आता है छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बाद में पांचवा राज्य आता है झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद में छठवां राज्य अगर देखा जाए तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल ये छठवां राज्य हो गया। सातवां राज्य त्रिपुरा। बिल्कुल आप मौखिक रूप से इसको याद कर सकते हैं, और एक बार याद हो गया तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं इसको। उसके बाद में आता है ये मिजोरम, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम हो या फिर अन्य आपके स्टेट के एग्जाम हो या फिर जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनने की बिल्कुल चांसेस रहते हैं। तो ये आपको 8 राज्यों के नाम याद होना चाहिए, और ये अक्षांश रेखा कहलाती है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है सूर्य का उत्तरायण होना। मैं टॉपिक लिख देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना। सूर्य का उत्तरायण होना, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य जब उत्तर की तरफ प्रवेश करता है, यानी कि जब ट्रॉपिक जो इक्वेटर जो कि इसके कर्क रेखा के दक्षिण में जो इक्वेटर है, जिसको कि मैंने आपको पिछले चित्र में बताया था, कुछ यहाँ पर अपन इस लाइन को बना के रखें, और ये है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण यानी कि उत्तर की तरफ में मूव करता है, और वो उत्तर की तरफ मूव करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर से होकर जब गुजरता है वो, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा तक जाता है, तो सूर्य क्या हो जाता है, सूर्य की जो गर्मी है, ठीक है ना, गर्मी है वो बढ़ जाती है। तो इस समय जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दिन। ठीक है ना, दिन की जो अवधि है, दिन की अवधि है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जरूर याद रखना है ना, दिन की अवधि बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा भारत में गर्मी के मौसम में जो 21 जून का समय होता है, 21 जून जो कि सबसे क्या होता है, ये सबसे बड़ा दिन होता है। ये सबसे बड़ा दिन इसी कारण से होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि उत्तर की तरफ में जब उसका मूवमेंट होता है, आगे बढ़ता है, तो सूर्य की किरणें एकदम लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर सीधे कर्क रेखा पे गिरती है। तो कर्क रेखा का जो क्षेत्र है वहां पर तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं तापमान बढ़ जाता है। ठीक है ना, तापमान बढ़ जाता है कब, 21 जून। और इस कारण से यहाँ पे क्या है, दिन का जो टाइम यानी कि दिन बड़ा हो जाता है, दिन बड़ा होता है और रात, ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये एक सर्वोच्च बिंदु कहलाता है। 21 जून क्या कहलाता है, ये 21 जून का जो दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाते हैं इसे, सर्वोच्च बिंदु कहलाता है ये। ठीक है ना, जो कि सूर्य का सबसे पीक पॉइंट कहलाता है ये, जो कि कर्क रेखा पे। इसलिए कर्क रेखा का जो आजू बाजू का क्षेत्र है, अगर इसको मैं अलग कलर से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, तो कर्क रेखा का जो आजू बाजू का क्षेत्र है, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा गर्म कहता है। यानी कि कर्क रेखा और ये कर्क रेखा और जो इक्वेटर है, इक्वेटर की जो नीचे का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा गर्म कहलाता है। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड और गर्म वाला क्षेत्र कहलाता है। उत्तर की तरफ में क्या ना, यहाँ पर हिमालय क्षेत्र है, हिमालय की तराई का क्षेत्र है, इसलिए ये वाला क्षेत्र इतना ज्यादा ठंडा, इतना ज्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन इसके कर्क का दोनों तरफ का क्षेत्र यहाँ पर गर्मी का एहसास पूरा होता है, क्योंकि ये यहाँ पर सूर्य बिल्कुल सीधा गिरता है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं अलग कलर से यहाँ पर हाईलाइट करूंगा। वो है कर्क रेखा मध्य प्रदेश में। याद रखना, एक ही नदी है मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश की जो एक नदी है माही नदी, माही जो नदी है, ठीक है ना, माही नदी कर्क रेखा को कितने, दो बार काटती है। ये 2 बार काटती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में माही नदी, जो कि कहां से, धार जिले से उद्गम होता है, और उसके बाद में ये रतलाम की तरफ में जाती है, और रतलाम के बाद में ये आगे बढ़ती हुई राजस्थान से नीचे गुजरात की तरफ में आती है। तो इस तरीके से ये किस तरीके, अगर हम इसको अलग कलर से यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करें तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है ना, अगर यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में यहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये कुछ यूं करके यूं मूव होती है, और ऐसे करके यूं काटती है ये, और ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो
एक बार तो ये मध्य प्रदेश में रतलाम के पास काटती है और दूसरी बार राजस्थान में काटती हुई अंदर घुसती है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि माही नदी जो कि कर्क रेखा को, एक ही नदी है जो कि 2 बार काटती है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। 2 टॉपिक थे, तो पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अगला टॉपिक है भारतीय मानक समय रेखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय मानक समय रेखा क्या कहलाती है, कौन सी? अगर हम इसकी बात करें तो वो कहलाती है 82.5, ठीक है ना। इसको अगर हम इस कलर दूसरे कलर से ले लें, जिससे आपको समझ में आसानी से आएगा। क्या कहलाती है ये? 82.5, ठीक है ना। ये दूसरे कलर से मैंने लिया है। तो ये कहलाती है मानक समय रेखा या फिर भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है, और इसको पूर्वी देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर इसको बात की जाए तो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। 5 राज्य कौन कौन से हैं? अगर हम इसको यहाँ पर लंबवत खींची जाए, क्योंकि देशांतर रेखा क्या होती है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक इस तरीके से मूवमेंट की जो लाइन्स होती हैं, ठीक है ना, वो लाइन्स के बीच में जो नॉर्थ पोल से लेके और साउथ पोल के अगर भूमध्य रेखा के बीच में आता है, तो वहां पे बीच की डिस्टेंस देशांतर रेखा की ज्यादा हो जाती है। तो इसको अगर अपन इस तरीके से एक गोला बनाया जाए, ठीक है ना, पृथ्वी को एक गोले की तरह लिया जाए, तो उसका अगर 2 सेंटर पॉइंट लिए जाएं, ठीक है ना, उस सेंटर पॉइंट्स को बीच में से भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर रेखा निकाली जाए, तो उससे जो खींची हुई रेखा कहलाती है, ठीक है ना। इस तरीके की जो रेखाएं कहलाती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, ये बीच की वो हो गई है ग्रीनविच या फिर मेरिडियंस पॉइंट कहलाता है। ये जो रेखाएं कहलाती हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ये वाली, ठीक है ना। ये जो रेखा कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इस देशांतर रेखाओं में से एक रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया, और वो है 82.5, ठीक है। अगर वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, इसका भी एक मानचित्र में अपन अभी लाइन खींच लेते हैं, इससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं? वो है एक उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ये है उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा कौन सा है? पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो इसको अपन सीधी अगर लाइन खींची जाए तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, यहां से होती हुई इस किनारे से बनती हुई ऐसे जाती हुई कुछ इस तरीके से जाएगी ये रेखा, ठीक है। तो ये जो रेखा कहलाती है, ये कहलाती है 82.5, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर रेखा। क्या कहलाती है ये? पूर्वी देशांतर रेखा जो है, ये रेखा जो कहलाती है, ये भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है, मानक समय रेखा कहलाती है। अच्छा, उन सभी राज्यों के नाम आपको विधिवत याद होना चाहिए, क्योंकि राज्यों के बारे में ही पूछा जाता है कि वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें से कोई सा भी अगर आपकी प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में वो किसी भी स्टेट का नाम पूछ सकते हैं, या फिर उस स्टेट से पर्टिकुलर कौन से जिले किससे होकर गुजरती है। तो मेन जिलों के बारे में ही आपको उसके बारे में याद होना चाहिए। जैसे कि पूरे राज्यों के नाम यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पहला जो है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा राज्य जो बनता है वो आता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, याद कीजिएगा। उसके बाद में तीसरा जो है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। चौथा राज्य जो बनता है वो बनता है उड़ीसा, ठीक है। इस तरीके से आपको विधिवत बिल्कुल लाइन से याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। और पांचवा जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो इसको अपन मानचित्र में देख लें एक बार फिर से, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला राज्य ये क्या है? ये है यूपी। दूसरा राज्य यहाँ से गुजरती ये है एमपी, ठीक है ना। तीसरा राज्य है सीजी छत्तीसगढ़। चौथा राज्य है उड़ीसा, ठीक है ना, ये जो है उड़ीसा है। और पांचवा राज्य ये वाला जो दिख रहा है यहाँ से जा रहा है, ये है आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से ये 5 राज्यों से, ठीक है, मानक समय रेखा, या फिर इसको बोलते हैं क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको
IST, क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, या फिर मानक समय रेखा या फिर भारतीय मानक समय रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। भारत में जो समय का अंतर है ना, भारतीय मानक समय का रेखा, वो कितना है लगभग? वो है 5.5 घंटे, ठीक है। कितना है? 5.5 घंटे का अंतर होता है इसमें, 5 and 30 hours, इस तरीके से लिखते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं 5 hours 30 minutes का इसमें डिफरेंस होता है, जो कि किससे होता है? ग्रीनविच रेखा। किससे? ग्रीनविच रेखा या फिर ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रीनविच रेखा से अंतर होता है। ग्रीनविच रेखा जिसको कि अपन अगर पूरी पृथ्वी का एक गोला बनाया जाए तो उसके बीच से जो देशांतर रेखा कहलाती है, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। की ग्रीनविच रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंदन का एक शहर है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच नगर। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीनविच नगर। ग्रीनविच नगर है जो, तो ग्रीनविच टाउन से उसको नापा गया, जिसको कि जीरो बोलते हैं, जीरो देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो यहाँ से इसको नापा गया है। तो यहाँ से नापने के बाद में जो भारत का नंबर लगा है वो 82.5 देशांतर रेखा पर लगा है, ठीक है। देशांतर रेखा पर भारत का नंबर लगा है। तो इन दोनों के बीच का जो समय का अंतर है, इन दोनों के बीच का जो समय का अंतर है, दोनों रेखाओं के बीच का समय का रेखा का अंतर वो है 5.5 घंटे, ठीक है ना। तो अगर एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझें तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अगर लंदन में 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, 12, ठीक है ना, 12, तो 12 PM के बाद में, ये लंदन की बात है ग्रीनविच में, तो इंडिया में वो कितना बचेगा? इसके 5.5 घंटे आगे लेते हैं, यानी कि 5:30 का इवनिंग का समय, ठीक है। टोटल 5:30 बजे होंगे इंडिया में। तो 5.5 घंटे आगे का समय कहलाता है, क्योंकि ये जो हिस्सा है कहलाता है, ये कहलाता है पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। और ये जो हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है पूर्वी हिस्सा। तो पूर्व, क्योंकि सूर्य उदय कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होता है? सूर्य अस्त होता है। तो इसका ऐसे 5.5 घंटे का अंतर कहलाता है। अगर यहाँ 5.5 है तो यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे सूर्य बाद में पहुँचता है, ठीक है, 12 PM, और यहाँ पर 5:30 PM, यानी कि सबसे पहले सूर्य अस्त अपने भारत की तरफ से होता है और पश्चिम की तरफ में मूवमेंट होता है। इसलिए ग्रीनविच के टाइम पे जो अंतर रहेगा वो 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है मानक समय रेखा के का जो अंतर है। मानक समय रेखा का जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भारत में समय का अंतर है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो कौन सा कहलाता है? सबसे पश्चिमी राज्य वो कहलाता है गुजरात। भारत का गुजरात जो स्टेट है वो सबसे पश्चिमी है। ये वाला जो है ये सबसे पश्चिमी जिला के सबसे पश्चिमी राज्य कहलाता है। और सबसे पूर्वी कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो समय का अंतर है वो लगभग कितना है? 2 घंटे का अंतर है। इसमें ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का अंतर। वो अंतर 2 घंटे का क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना, भारत में जो अक्षांशीय विस्तार है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर इसको देखा जाए तो ये भारत का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूरा विस्तार है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है ना। दोनों का क्षेत्र में काफी कुछ विस्तार अलग, यहाँ की जो अक्षांश रेखा है वो अलग होगी और यहाँ की जो अक्षांश रेखा है वो अलग होगी, ठीक है ना। तो इस कारण से इस समय का अनुपात को सेट करने के लिए भारत में जो समय तय किया गया उसमें 2 घंटे का अंतर रखा गया। 2 घंटे का अंतर रखा गया, जिससे कि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो होते हैं, प्रशासनिक कार्य है, ठीक है ना, उन कार्यों में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ऐसी कठिनाई ना हो। इसलिए इस समय को कुछ इस तरीके से सेट किया गया कि यहाँ पर दोनों के समय, यानी कि सूर्य उदय अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सनराइज, ठीक है ना, यहाँ पर सनराइज अगर सुबह 5 बजे 5 AM होता है
तो गुजरात में वही सूर्य सनराइज का कितने बजे होगा, यहाँ पर 2 घंटे का अंतर होगा, यानी कि 7 AM का होगा। तो ये डिफरेंस रहेगा सनराइज का। 5 बजे सनराइज अरुणाचल प्रदेश में, तो 7 o'clock सनराइज गुजरात में होगा। ये समय का अंतर है यहाँ पर भारत के दोनों स्टेट में। तो 2 घंटे का अंतर ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि आंध्र प्रदेश और गुजरात के बीच में जो मानक समय रेखा का जो अंतर है, समय का अंतर है, वो 2 घंटे का अंतर यहाँ पर पाया जाता है। कितना? 2 घंटे का अंतर यहाँ पर पूरा पाया जाता है। 2 घंटे का अंतर, ठीक है ना। कहाँ से? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर का, ठीक है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो अंतर है वो 2 आवर्स का अंतर पाया जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है पृथ्वी। अगर पृथ्वी का एक सर्कल बनाया जाए तो पृथ्वी टोटल 24 घंटे में, ठीक है ना, ये भी मानक समय रेखा पर ही आधारित है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा जिससे कि इसकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाए। 24 घंटे में टोटल कितने? 360 डिग्री घूमती है। कितनी? 360 डिग्री घूम जाती है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर में, ठीक है ना, ये जो देशांतर रेखा है, ये टोटल कितनी देशांतर रेखा है? ये भी ये टोटल रेखाएं कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। कितनी है टोटल? ये टोटल 360 डिग्री की देशांतर रेखाएं यहाँ पर। क्लियर हो गया? 360 डिग्री घूमती है टोटल, ठीक है। और रेखाएं भी कितनी है? टोटल 360 देशांतर रेखाएं यहाँ पर। 360 देशांतर रेखाएं भी और 360 डिग्री टोटल 24 घंटे में ये अपना समय अंतराल पूरा करती है। अगर 24 घंटे, तो इसको अगर मैथमेटिक तरीके से कैलकुलेट करें तो 24 घंटे, ठीक है ना, 24 घंटे ये हो गए और 1 घंटे में कितना है? 60 मिनट होते हैं। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने समय हुआ इसका? तो ये होता है 1440 कितने मिनट हो गए? 1440 मिनट। ये क्लियर हो गया? और ये टोटल कितनी घूमती है? 360 डिग्री। तो इसको अगर इसी को इस तरीके से 1440 को 360 से डिवाइड किया जाए तो टोटल कितना निकलेगा इसका? 15 डिग्री। यानी कि एक देशांतर रेखा, एक जो देशांतर रेखा है दूसरी देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 15 डिग्री का है, ठीक है ना। 15 डिग्री का ये अंतर है। ये क्लियर हो गया? तो इससे अपन जितनी भी सिटीज हैं, जिस सिटी से जो देशांतर रेखा गुजरी है, तो उसको अगर डिवाइड करें 15-15 डिग्री से तो अपन उनके घंटों का यहाँ पर, ठीक है ना, अंतर लगा सकते हैं कि कितने घंटे के अंतर में कौन सी सिटी अक्षांश देशांतर रेखा पर पड़ती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एक देशांतर रेखा और दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर कितना है? 15 डिग्री। 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 घंटा, ठीक है ना। 1 घंटे बराबर कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। ये क्लियर हो गया? यानी कि अगर 30 डिग्री हो गया तो कितना हो गया? ये 2 घंटा हो गया ये, ठीक है। ये क्लियर हो गया? मतलब अगर 0 से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है ना, देशांतर रेखा है तो उनमें टोटल कितना समय लगेगा? 0 से लेके 180 तक। अगर इसको, तो इसमें अपन 15 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना होगा? वो टोटल 12 घंटे लगेगा, ठीक है। 12 घंटे में 180 डिग्री मूव करती है और फिर दूसरे 12 घंटे में 180 डिग्री मूव करती है। तो इस तरीके से टोटल जो उसका रोटेशन है वो 360 डिग्री का जो रोटेशन है वो कितने? 24 घंटे में इसका मूवमेंट होता है। क्लियर हो गया? तो ये है अपनी देशांतर रेखा जिसके बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया, और समय मानक रेखा के बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, समय मानक रेखा और कर्क रेखा के बारे में मैंने जो आपको पूरा बताया। इसमें अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना, उसका मैं पूरा जवाब दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरीके के छोटे वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक पर, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए। जय हिंद, जय भारत।